तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। बहुत सारा कमेंट आप लोगों को आ रहा था कि सीजीएचएस के बारे में बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ठीक है, तो जो भी लोग ज्वाइन किए हो सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी सेक्टर में, जैसे पोस्टल असिस्टेंट या कहीं भी आप ज्वाइन किए हो, तो उसको सीजीएचएस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या फ़ायदा है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग बताएंगे। कुछ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट बार बार बोल रहे थे कि ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए क्या क्राइटेरिया है उनके लिए, उसके बारे में थोड़ा सा उनको डिटेल में बताएंगे। साथ में कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि अगर ईओएल होता है तो क्या ट्रांसफ़र प्रोसेस में कुछ दिक्कत होगा, ठीक है। तो टोटल आपको जितना भी टॉपिक है सबके बारे में आपको बताने वाले आज के इस वीडियो में। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और अगर आपको पोस्टल असिस्टेंट के रिगार्डिंग कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीजीएचएस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इसके लिए जो अपना सब्सक्रिप्शन है वो 250 रुपीज़ है, ठीक है। तो इसका फॉर्म फिल करने से पहले फर्स्ट मंथ आपको जहाँ से भी आपका सैलरी बनता है, अकाउंट सेक्शन जो भी है, वहाँ आपको 250 रुपया आपकी सैलरी से कट होना चाहिए, तभी आप नेक्स्ट मंथ इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप कहीं भी जॉब कर रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो आप जाके अपना जो अकाउंट सेक्शन है वहाँ एक नॉर्मल सा जो नॉर्मली लेटर लिखते हो वैसे कि मेरे सैलरी से 250 रुपया कट करो, मुझे सीजीएचएस कार्ड के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो वैसे लिख के आप दे दोगे तो उस मंथ आपका 250 रुपया कट हो जाएगा। तो वो सैलरी स्लिप निकाल के फिर आपका जो एडमिन सेक्शन या जो भी इसका देखता होगा सीजीएचएस का, उसके पास एक फॉर्म रहता है, वो फॉर्म फिल करोगे या ऑनलाइन भी करना रहता है। फिर क्या होता है कि आप उसको फिर वो आपके अकाउंट सेक्शन में आपका जो फैमिली पार्टिकुलर्स आप दिए होगे ज्वाइनिंग के टाइम, ठीक है, वो वेरीफाई होने के लिए जाता है, ठीक। तो इसमें किसको किसको फैमिली मेंबर्स कौन कौन इसका यूज़ कर सकता है, तो उसमें देखो जो भी आपका डिपेंडेंट होगा, फादर मदर होगा ही, लेकिन जो भी व्यक्ति 10,000 रुपया से ज़्यादा अगर कमा रहा है तो उसको आप सीजीएचएस के लिए नहीं रख सकते, ठीक है। तो इतना हो गया। और जो नॉर्मली जो फैमिली मेंबर्स है जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका भाई भी 18 साल से कम की उम्र का है शायद, तो उसको भी आप वहाँ दिखवा सकते हो। ऐसा इसका एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है ऐसा। उसके बाद अगर आपको शादी हो गया है तो फिर आपको करना क्या पड़ेगा, पहले तो आपको उसका उस मेंबर का नाम ऐड कराना पड़ेगा आपके जो सर्विस बुक में है, उसके बाद ही उस उनका कार्ड बनता है, ठीक है। इसमें होता है क्या कि जब आप अप्लाई करोगे तो सारा प्रोसेस ये होने के बाद एक क्लिनिक चूज़ किया जाता है, डिस्पेंसरी, जो आप जहाँ पे भी रह रहे हो उसके आस-पास रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके वो सारा चीज़ जमा करना पड़ता है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स एडमिन सेक्शन से तैयार होके ऑनलाइन जो आप किए थे, या सारा जो साइन वाइन होके वो डॉक्यूमेंट जाके वहाँ आप जमा करोगे तो सीजीएचएस कार्ड बनता है। वो कार्ड 1 आध महीना लग जाता है बनने में। उसके बाद क्या होगा कि जब कभी आपको जो सर्दी खांसी कुछ भी हुआ तो वहाँ जाके आप फ्री में दिखा सकते हो, फ्री में आपको दवाई जो वहाँ अवेलेबल है, या फिर कुछ भी चेकअप करवाना है तो फ्री में जितना वहाँ अवेलेबल है करवा सकते हो। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा कुछ आपको होता है, मतलब उसके पास वो अवेलेबल नहीं है, तो वो रेफर कर देगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंडर जो हॉस्पिटल आता है, वैसे बहुत अच्छा अच्छा हॉस्पिटल आता है, तो वहाँ रेफर करेगा। या फिर आप बोल के भी उनको कि मेरे को यहाँ रेफर कर दो, यहाँ पे इलाज करवा सकते हैं, तो वो भी वहाँ पे कर देगा। तो वहाँ पे क्या होगा, पहले आपको पे करना पड़ेगा। पे करने के बाद वो जो भी अमाउंट आप पे किए हो तो उसका रिसिप्ट लेके आप अपने ऑफिस में जमा करोगे, तो वहाँ से आपको ऑफिस से टाइम तो लगता है 2-3 महीने में, या कभी कभी 6 महीने भी लग जाता है, क्योंकि उसका भी बजट आता है, ठीक है। मान लो बजट से एक्सेस खर्च हो गया है तो थोड़ा टाइम लग सकता है आपको वो पैसा मिलने में। लेकिन वो भी पैसा ऐसा नहीं है कि मान लो जो इलाज होने में 10,000 खर्च है और आप 20,000 दिखा रहे हो तो आपको 20,000 मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो सीजीएचएस के अकॉर्डिंग जो भी उसका अमाउंट होगा, आप लाख रुपया खर्च हो लेकिन सीजीएचएस में वो 30,000 रुपया में ही उसका इलाज होता है, तो वो 30,000 रुपया ही आपको मिलेगा, ठीक है। और ये एक फ़ायदा है। और लगभग देखो ऐसा रहता है कि ऐसा नहीं बता रही कि लाख रुपया खर्च हुआ है तो 30,000 ही मिलता है, वैसा नहीं है। लगभग 70% अमाउंट या कभी कभी 90% भी मिल जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो नॉर्मल इलाज है वो वहाँ सीजीएचएस के डिस्पेंसरी में हो ही जाता है, ठीक है। बहुत बड़ा बीमारी कुछ वैसा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो ये था सीजीएचएस के बारे में। और देखो किसी भी हाँ, एक दो चीज़ और बताते हैं। किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्टर में जाओगे तो जाते के साथ सीजीएचएस कार्ड के लिए अप्लाई कर देना। क्यों अप्लाई करना होगा, क्या कि अगर आप अप्लाई नहीं करते हो और सीजीएचएस के एरिया में आप रहते हो, वो भी एरिया भी डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अगर उस एरिया में रहते हो और बाद में कभी ऑडिट टीम वाला आया, मान लो 2 साल आप रह गए उस एरिया में, ऑडिट टीम वाला आया, एड्रेस बुक रहता है अपने ऑफिस में जहाँ पे आप गए होगे, तो आपका एड्रेस मांगा होगा। देखो जो फॉर्म आप फिल किए होगे तो उसमें तो आप घर का एड्रेस दिए होगे, लेकिन आप जहाँ पे रह रहे हो, जैसे कहीं भी आप रह रहे हो, जैसे हम मुंबई में रह रहे हो या कहीं भी रह रहे हो, तो उस लोकेलिटी का आप उसको एड्रेस दिए होगे। अगर वो सीजीएचएस के अंडर में आता है तो आप 2 साल तक आप रह चुके हो, तो आपको ऑडिट टीम जब आएगा तो वो टाइम निकालता है, तो वो सारा पैसा आपको भरना पड़ेगा, ठीक है।
तो 2 साल में ₹250 मंथ करके ₹6000 फिर आपका रिकवरी निकलेगा, तो वो भरना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप जाते ही ₹250 मंथली कट करेगा, तो आप फॉर्म फिल कर ही देना, ठीक है? नहीं तो फालतू में बिना यूज़ किए हुए आपको बाद में पूरे साल का पैसा, या 2 साल रहे हो तो 2 साल का पैसा कट हो जाएगा। और इस क्या है कि मान लो थोड़ा-सा बीमार पड़े या सर्दी खाँसी लगा, तो थोड़ा आप मतलब थोड़ा दूर जाके आप ये सब का जो भी मेडिसिन है वो नॉर्मल तरीके से ले सकते हो। वहाँ आप जाओगे तो ऐसा नहीं कि डॉक्टर फीस लेगा, कुछ नहीं लेता, बस सीजीएचएस कार्ड लेके जाना है और आपका काम हो जाएगा, ठीक है? तो कहीं भी जाओगे तो उसको अप्लाई ज़रूर करना, ठीक है? अब पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है कि उनका पूछना था कुछ लोगों का कि हम लोग कब अप्लाई करेंगे ट्रांसफ़र के लिए। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप जैसे ज्वाइन करते हो तो आपका जो भी डिवीज़न ऑफिस है, डिवीज़न ऑफिस में अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा देना। उसके बाद जैसे ही आपका एम्प्लॉय आईडी मिलेगा तो आप क्या कहता है, आप ट्रांसफ़र का ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो। आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा, लेकिन प्रायोरिटी दिया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोग को एक ही बार में ले लिया जाएगा, ऐसा भी नहीं रहता, क्योंकि हर जगह हर कैटेगरी का सीट रहता है। तो उस सीट में अगर आपका है तो आप सबसे पहले चले जाओगे, नो डाउट, ठीक है? लेकिन अगर वहाँ पे सीट नहीं है तो आप पहले नहीं जा पाओगे, क्योंकि हमारा जो डिवीज़न है सर्कल ऑफिस में एक लड़की थी, वो 3 साल यहाँ रही, उससे बार-बार हम पूछते थे कि जब पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का तो ट्रांसफ़र तुरंत हो जाता है, तो लेकिन उसका क्या सेम जो हम बताए वही कहना था कि सीट भी होना चाहिए मेरे कैटेगरी का, तभी भेजता है, ऐसे नहीं तो नहीं भेजता है, ठीक है? बाकी बात आपका तुरंत हो जाए तो वो भी बहुत अच्छा, बेटर है। हाँ, एक चीज़ और है, क्योंकि बहुत लोग अभी होता क्या है, जैसे आए हैं वो फिल कर रहे हैं तो उसका एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, तो आप डिवीज़न ऑफिस में बात करना, ठीक है? कि फॉर्म फिल कर रहे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन कर रहे हैं तो नहीं हो रहा। ठीक? जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे तो उसमें 10 डिवीज़न भरने का रहता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप एक सर्किल में 10 डिवीज़न फिल करो या ना करो, या एक ही डिवीज़न करो, ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? और अगर एक बार आप चूज़ किए, आपको मनचाहा डिवीज़न नहीं मिला, घर से दूर ही मिल गया, तो फिर अगर आप विथड्रॉ करते हो कि मेरे को वहाँ पे नहीं जाना, तो फिर आप सबसे पीछे चले जाओगे, ऐसा सिचुएशन है, ठीक है? ये हो गया। और दूसरा, ईओएल से क्या इफेक्ट पड़ेगा ट्रांसफ़र के प्रोसेस में, तो ईओएल से कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा ट्रांसफ़र के प्रोसेस से। देखो, मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर नॉर्मली आप ईओएल जाते हो तो विथ मेडिकल जाओ, ठीक है? कि मेडिकल कुछ प्रॉब्लम आपको है, मेडिकल का सर्टिफिकेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा के जाओ तो बहुत ही फ़ायदा होगा, वो सर्विस काउंट होगा, कोई दिक्कत नहीं हो। ऐसे भी नॉर्मली जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे ट्रांसफ़र के लिए, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ ज्वाइनिंग पूछता है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप कब किए हो, उसके अकॉर्डिंग वो सिस्टम खुद से कैलकुलेट कर लेता है कि आपका 1 साल हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है? उसके लिए ये नहीं है कि अगर मैनुअली वर्क होता तो हो सकता है काउंट करता कि हाँ, लेकिन सिर्फ उसमें ये चेक होता है कि आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब है, बस उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए ईओएल है या कुछ है नहीं है, उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक? लोगों को डर है कि सीजीएल 2022 से बहुत सारे लोग ज्वाइन कर गए हैं पोस्टल असिस्टेंट में, तो ट्रांसफ़र का प्रोसेस थोड़ा स्लो होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जैसा कि आपको बता दें कि हर जगह 40 टू 50% भी लोग ज्वाइन नहीं किया, ठीक है? इसलिए सीट अभी भी वैसा ही क्रिएट होके खाली है। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे ही ये 6 से 7 महीना होगा, मतलब अभी तो जून के बाद ही सारा सीट उसके पास जाएगा, क्योंकि जून तक ऑफिस वाले, सर्कल वाले वेट करेंगे कि अब आएगा, मतलब जो भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, जून या मतलब मान के चलो 2024 तक हो सकता है वेट करे। उसके बाद जैसे ही वेट नहीं करेगा तो फिर वो वैकेंसी ट्रांसफर के साथ साथ जो 2024 का वैकेंसी आने वाला है उसमें डाल दिया जाएगा। तो हो सकता है कि ट्रांसफर का प्रोसेस चलता ही रहे। वैसे मेरे को तो नहीं लगता कि स्लो प्रोसेस होगा, क्योंकि इतना होने के बाद, पहले जब 2022 का वैकेंसी नहीं भी था तो भी बिहार में एक हर डिवीजन में 2-3 कम होता था, लेकिन इस बार मेरा 4 कम हुआ, कोई डिवीजन में 6 कम हुआ, किसी में 1 भी कम हुआ है। तो मेरे को तो नहीं लगता कि इससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ज्वाइन भी नहीं किए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग जो भी थे, जो भी था, वो कोई ना कोई जॉब में पहले से था और उसी का पोस्टल असिस्टेंट में हुआ था, ठीक है? तो बहुत लोग आए, बहुत लोग नहीं भी आए, तो इसलिए हो जाएगा सबका ट्रांसफ़र, और दिल्ली का तो बहुत ही जल्दी होने वाला है, ठीक है? 1 साल सिर्फ वेट करो, उसके बाद एक बार में 200-300 लोग जाएँगे। तो चलो, वीडियो भी बहुत बड़ा हो गया है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ बताएँगे ट्रांसफ़र से ही रिलेटेड। और चलो, थैंक यू।